इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं गुणायतन परिवार। गुणायतन परिवार द्वारा भोपाल में बड़ी सार्थक पहल की गई है, जिसमें बच्चों को संस्कार युक्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का मौका मिल रहा है। ये बच्चों की व्यवस्था की गई है, जिसमें 6वीं 7वीं के बच्चे इस साल लिए जाएंगे और 11वीं 12वीं और सीए फाउंडेशन के बच्चों को यहाँ रखा जाएगा। ये मेधावी छात्रों को प्रावीण्य के आधार पर उसे प्रविष्टि मिलेगी। पूरे देश भर से प्रविष्टियाँ आएगी। प्रत्येक कक्षा में मात्र 30-30 बच्चों का ही चयन होगा और चयनित बच्चे वे होंगे जो अपनी प्रतिभा के बल पर चुने जाएंगे और उनको एक प्रकार की स्कॉलरशिप दी जाएगी। ये छात्रवृत्ति के तहत पढ़ेंगे। गुणायतन के समाज कल्याण की दिशा में एक बहुत अच्छी पहल है और ये सार्थक पहल है। इसकी शुरुआत भोपाल से हो रही है। ये भोपाल वालों के लिए बहुत गौरव का विषय है। इसके लिए गुणायतन के साथ विद्यासागर इंस्टीट्यूट और सेज और एपीटी, इन तीनों को भी मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। एक आदर्श और व्यवस्थित दिनचर्या का लक्ष्य प्राप्ति में बहुत बड़ा योगदान होता है। छोटी सी चट्टान थी, लोग उस पर आकर के बैठते और नदी की लहरों के साथ अटखेलियां खेलते। कभी कभी धोबी आता, उसी पर अपना कपड़ा फींचता। हर कोई अपने अपने तरीके से उस पत्थर का उपयोग करता था। लेकिन एक दिन किसी शिल्पी की नज़र उस पत्थर पर पड़ी। उसने उस पत्थर को वहाँ से निकाला और अपने घर ले आया और उसे छेनी हथौड़े से तराशना शुरू किया। उस पत्थर को नया आकार मिलने लगा और देखते ही देखते साधारण सा पत्थर भगवान की मूर्त बन गया। और जैसे ही वो पत्थर ने भगवान की मूर्त का रूप लिया, सबसे पहले शिल्पी ने उसे नमन किया। आज के संदर्भ में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि साधारण पत्थर से भगवान की मूर्त गढ़ना ही भारतीय संस्कृति है। हमारा जीवन एक पत्थर की तरह है, लेकिन उसमें भगवान की मूर्त गढ़ी जा सकती है। पर कब? जब उसे सलीके से तराशा जाए। अगर किसी पत्थर को तराश दिया तो मूर्त है, नहीं तो पत्थर है। पत्थर से मूर्ति भी बनती है और पत्थर से सिलबट्टा भी बनता है। लुढ़िया बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं? तो लुढ़िया के जैसा जीवन है, उसे भगवान का स्वरूप प्रदान करना, यही हमारी संस्कृति है और हमें उसी तरफ अपनी दृष्टि दौड़ाना चाहिए। भारत की संस्कृति बहुत महान संस्कृति है, जो हर आत्मा में परमात्मा होने की बात करता है। भारतीय संस्कृति आत्मा में परमात्मा होने की बात करती है और जैन संस्कृति तो कहती है आत्मा में परमात्मा है नहीं, आत्मा ही परमात्मा है। अप्पा सो परमप्पा। हम अपने भीतर के उस परमात्मा को उद्घाटित करें,
उसके लिए उन आदर्शों को आत्मसात करना होगा जिसे हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे आचार्य भगवंतों ने हम सबके लिए दिया है। आज के संदर्भ में 4 बातें आप सबसे करूंगा। बच्चों, मेरी तरफ देख रहे हैं आप लोग? आज कितने अच्छे लग रहे हैं आप, लग रहे हो ना? तो जैसे अच्छे लग रहे हो वैसे अच्छा बनना भी पड़ेगा ना। एकदम शांत हो जाओ, एक दूसरे को छेड़ो मत, एक दूसरे को देखो मत। और भूख लगाई है तो विदा कर दूं? हाँ, भूख लग गई क्या? नहीं ना? शांति से बैठना है, सुनना है मेरी बात को, तो शांति से सुनो, एकदम कोई एक्टिविटी नहीं। ओम, पहन लो उसको। हाँ, अब बच्चों के सामने बड़ी दिक्कत होती है और सबसे आगे ही बैठे हैं, और आज का दिन भी बच्चों का दिन है, तो सबसे पहले तो मैं बच्चों के लिए बोल दूं अपनी बात को, है ना? एक कहानी सुनाते हैं, तुम लोगों के लिए पहले एक कहानी सुना दे, तुम लोगों को मन लग जाएगा, फिर बड़ों की बात करेंगे, है ना? एक चित्रकार ने एक बच्चे का चित्र बनाया। किसका चित्र बनाया? और वो जो बच्चे का चित्र था बड़ा सुंदर चित्र बना, और इतना प्रसिद्ध हुआ कि लोगों ने उस चित्र को भगवान मानकर अपने अपने घरों में जड़वा के रख लिया। लोगों ने उस चित्र को भगवान की तरह पूजा। चित्रकार को उससे बड़ी प्रशंसा मिली, कई अवार्ड मिले कि ऐसा चित्र, अद्भुत चित्र। चित्रकार बूढ़ा हुआ तो उसके मन में एक विचार आया कि मैंने अपने जीवन के प्रारंभिक दिनों में एक चित्र बनाया जो भगवान की तरह पूजा गया। अब मुझे एक ऐसा चित्र भी बनाना चाहिए जो शैतान का। किसका चित्र हो? शैतान समझते हो ना, है ना? तुम लोग तो नहीं हो। हाँ, तुम्हारे मम्मी पापा जब तुम्हें कहे कि तुम शैतान हो तो बोलना फिर आप लोग कौन हो, है ना? हाँ, इसलिए कभी अपने बच्चों को शैतान मत कहना। बच्चों को नटखट कह दो, उद्यमी कह दो, चंचल कह दो, उद्दंड कह दो, बहुत सारे शब्द हैं हमारे पास, लेकिन कभी अपने बच्चे को, हाँ, नहीं तो फिर तुम्हें अलग फिर नाम मिल जाएगा, है ना? तो वो कभी नहीं कहना। उसने सोचा मैं एक शैतान का चित्र बनाऊं। तो शैतान का चित्र बनाने के लिए उसने बड़ी कल्पना की कि आखिर शैतान का चित्र कैसा बनाऊं। उसके कल्पना में कोई शैतान नहीं उभर पाया। तो चलो खोजता हूं किसी को जिसके चेहरे में मुझे शैतान का अक्ष दिखे और मैं शैतान का चित्र बनाऊं। घूमते घूमते वो तिहाड़ जेल चला गया, और तिहाड़ जेल में एक नृशंस अपराधी, बड़ा खतरनाक अपराधी, पक्का आतंकवादी था। उसको देख के लगा कि ये आदमी शैतान हो सकता है, और एक तरफ बैठकर उसका चित्र बनाना शुरू कर दिया। उसको देख करके उसका चित्र बनाना शुरू कर दिया। शिल्पी को, चित्रकार को चित्र बनाता देख उस अपराधी ने अपने स्थान से पूछा, भाई आप क्या कर रहे हो? बोला चित्र बना रहा हूं, तुम्हारा ही चित्र बना रहा हूं। ये सुनते ही उस अपराधी के आंखों से आंसू की धार बहने लगी।
जैसे चित्रकार ने कहा कि चित्र बना रहा हूं, तुम्हारा ही चित्र बना रहा हूं, तो ये सुनते ही चित्रकार उस अपराधी के आंखों से आंसू की धार बहने लगी। चित्रकार को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने कहा, भाई तुम्हें तकलीफ क्यों हो रही, तुम दुखी क्यों हो रहे हो? मैं तो तुम्हारा चित्र बना रहा हूँ, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि ये तुम्हारा चित्र जगत प्रसिद्ध होगा। अपराधी ने कहा, भाई साहब, आप भले मुझे नहीं पहचानते, पर मैं आपको अच्छे तरीके से जानता हूँ। आप भले मुझे नहीं पहचानते, पर मैं आपको अच्छी तरीके से जानता हूँ। आपने मेरा एक चित्र पहले भी बनाया, जब मैं बच्चा था। आपने मेरा एक चित्र पहले भी बनाया था जब मैं बच्चा था, और वो चित्र लोगों ने भगवान की तरह पूजा। आज भी लोगों ने अपने अपने घरों में जड़वा कर रख रखा है। मैं रो केवल इसलिए रहा हूँ कि आज जो आप चित्र बना रहे हो वह भी मेरा ही चित्र होगा, लेकिन इस चित्र को देखकर कोई पूजेगा नहीं, हर कोई नफरत से भरकर उसमें थूकेगा। मैं इसलिए रो रहा हूँ। वो भी चित्र मेरा था, ये भी चित्र मेरा है। भगवान का रूप भी इंसान का है, तो शैतान का रूप भी इंसान का। समझ गए? आदमी का चित्र है तो बहुत खूबसूरत, पर इसे ठीक से समझने की है जरूरत। वैसे तो आदमी है बहुत खूबसूरत, पर इसे ठीक से समझने की है जरूरत। समझ गए तो भगवान की मूरत, और ना समझे तो शैतान की सूरत। अब भगवान की मूरत भी हमारी, शैतान की सूरत भी हमारी। भगवान और शैतान कोई दो नहीं, एक ही चेतना के दो रूप हैं। हम अपने चरित्र से अपने जीवन को अच्छा भी बना सकते हैं और बुरा भी बना सकते हैं। आप सब छोटे छोटे बच्चों ध्यान से सुनो, आपके काम की बात है ना। हाँ, अगर ऐसे चंचलता रखोगे तो फिर मजा आएगा क्या? नहीं ना, एकदम ध्यान से सुनो। अभी आप लोग छोटे छोटे बच्चे हो, पता नहीं आगे चल करके क्या बनोगे। दोनों रूप हमारा है, हम उसमें अच्छा भी बना सकते हैं, बिगाड़ भी सकते हैं। हमें अच्छा बनाना है कि बिगाड़ना है, बोलो। तुम्हारे पास एक कागज हो और कागज के पन्ने पर सुंदर चित्र भी अंकित कर सकते हैं, बना सकते हैं ना। एक कागज का पन्ना, उसमें सुंदर चित्र भी बनाया जा सकता है, और स्याही के दाग धब्बे से उसे गंदा भी बनाया जा सकता है। कागज तो कागज है ना। कागज में जो भी उभरेगा उसके उपयोग पर निर्भर है। ऐसे हमारा जीवन कोरा कागज है। क्या है? कोरा कागज। इसको सुंदर चित्र भी बना सकते हो, और इसे अपने गंदे आचरण से गंदा भी कर सकते हो। क्या करना है? चित्र बनाना है कि गंदा बनाना है? बोलो जोर से। क्या बनाना है? ठीक, चित्र। लग रहा है कि बच्चे बैठे है ना। तो चित्र बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? कभी आप लोगों ने चित्र तो बनाया होगा, ड्राइंग तो करते होंगे। तो चित्र बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? कोई भी लाइन कहीं भी खींच दो, चित्र बन जाएगी। तो पेंसिल, रेजर, शॉर्पनर सब रखते हैं, लेकिन लाइन खींचने के पहले कोई स्केल, एक स्केल पर जब लाइन खींचते हैं तो चित्र बनता है। और बिना किसी स्केल के यदवा तदवा बेतरतीब से चाहे जहाँ खींच दें लाइन, तो क्या होगा? बिगड़ जाएगा। तो उसमें एक स्केल होना चाहिए, एक डिसिप्लिन होना चाहिए। मैं भी आप सबसे इतना ही कहना चाहता हूँ, जिसके जीवन का कोई स्केल है, स्केल यानी पैमाना, जिसके जीवन में कोई डिसिप्लिन है, उसके जीवन में सुंदर चित्र बनता है, और जिसमें कोई स्केल नहीं वो विचित्र हो जाता है। समझ गए? डिसिप्लिन चाहिए कि नहीं चाहिए? बोलो।
तो आज एक संकल्प लो कि मुझे ये जीवन मिला है, मुझे अपना जीवन सुंदर बनाना है, अच्छा बनाना है, बेहतर बनाना है। मेरे पास संभावनाएं सब है, लेकिन हम उसका प्रयोग क्या कर रहे हैं? अच्छा प्रयोग अच्छा परिणाम देता है और गलत प्रयोग का दुष्परिणाम आता है। अच्छा प्रयोग करो, अपने जीवन का अच्छा प्रयोग करो। हमारी संस्कृति हमें यही संदेश देती है कि ये मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ जीवन है, तो तुम नर से नारायण बनने का रास्ता चुनो। नर से नारायण बनने का रास्ता चुनो। हम नर से नारायण भी बन सकते हैं, तो नर से नारकी भी बना जाता है। जो गलत ट्रैक पे जाते हैं वे नर से नारकी बन जाते हैं, और जो सही रास्ते पर चलते हैं वो नर से नारायण बनते हैं। तो हमें नर से नारायण बनने का रास्ता चुनना है, ये हमारी संस्कृति है, और उस संस्कृति को आत्मसात करके हम चले। विडंबना ये है कि लोग आज अपनी संस्कृति को ही भूलने लगे हैं, और संस्कृति का स्थान अब संस्कृतियों ने ले लिया, विकृतियों ने ले लिया। संत कहते हैं नहीं, अब संस्कृति से बचो और अपनी सांस्कृतिक निष्ठा को जागृत करते हुए जीवन को आगे बढ़ाने की कोशिश करो। हम ऐसी महान संस्कृति में जन्म लेने वाले लोग हैं, हम ऐसी महान संस्कृति में पलने और बढ़ने वाले लोग हैं जहाँ आत्मा से परमात्मा की बात की गई है, नर से नारायण होने की बात की गई है। तो ऐसे दुर्लभ मनुष्य जीवन को हम तभी सार्थक बना सकेंगे जब हम उस संस्कृति का अनुपालन करेंगे। 4 बातें आप सबसे कहूँगा: प्रकृति, विकृति, दुष्कृति और संस्कृति। क्या हुआ? प्रकृति, विकृति, दुष्कृति और संस्कृति। क्या है हमारी संस्कृति? भूख लगने पर भोजन करना प्रकृति है। क्या कहा? ठीक है, प्रकृति है। और बिना भूख के भोजन करना विकृति है। ठीक है, थोड़ा गहराई से समझना। भूख लगने पर भोजन करना प्रकृति, बिना भूख के भोजन करना विकृति। दूसरों की रोटी छीन कर खाना दुष्कृति और भूखों को खिलाकर खाना संस्कृति। हम प्रकृति से संस्कृति की ओर बढ़े। नर से नारायण बनने का यही मार्ग है। अच्छा कर्म करना हमारी संस्कृति है। अपने आचार में, अपने विचार में, अपने व्यवहार में, हर कार्य में अच्छाई से जुड़ो। ऐसा कोई काम मत करो जिसमें किसी का अहित हो। समझ गए? गैर जरूरी काम और दूसरों के लिए अहितकारी काम विकृति और दुष्कृति है। जरूरत के अनुरूप काम करना प्रकृति है और अपने काम को अच्छा अंजाम देना संस्कृति है। जरूरत के अनुरूप काम कर लो, ये प्रकृति है। पर इतना ही नहीं, तुम्हारे काम का अंजाम अच्छा हो, तुम अपने जरूरत के साथ औरों की जरूरतों को पूरा करना शुरू कर दो। यही हमारी संस्कृति है। ये अपना लक्ष्य बना करके चलिए। हमारे यहाँ आचार्य का विशेषण देते हुए एक जगह लिखा, परहित संपादनैक कार्यम। परहित का संपादन ही जिनका एकमात्र कार्य है। समझ गए? तो हमें केवल अपने तक सीमित नहीं रहना, अपने साथ औरों को भी अपनाने का लक्ष्य लेकर चलना। जब हम वो करेंगे तब अपनी सांस्कृतिक परंपरा को आगे बढ़ा पाएंगे। तो हमें अपने आचार में,
अपने विचार में और अपने व्यवहार में अच्छाई को प्रतिष्ठापित करना है, अच्छा काम करना और उसका अच्छा अंजाम करना। बिना ज़रूरत के काम करना अच्छी बात नहीं है, दूसरों के हितों में बाधक बनना अच्छी बात नहीं है। हम सब अच्छा काम करें, अपनी संस्कृति का अनुकरण करें। हमारी संस्कृति कितनी महान संस्कृति है। आज हमारे वर्ष का पहला दिन है। आज से विक्रम संवत शुरू हुई 2079 ना 79, हाँ 2082। आज विक्रम, हमारे यहाँ के राजा थे विक्रमादित्य, एक महान शासक जो बड़े न्यायप्रिय शासक थे, जिनकी पहचान न्याय के नाम से होती, जिनके राज्य में कभी किसी का अन्याय नहीं हुआ। ऐसे राजा, उस राजा विक्रमादित्य के नाम पर ये वर्ष की गणना शुरू हुई और आज 2081 वर्ष पूरे हुए, 2082वां वर्ष चालू हुआ। लेकिन हम लोगों में नव वर्ष के लिए जैसा उत्साह दिखना चाहिए वो नहीं दिखता है ना। अब नव वर्ष का उत्सव मनाने वाले लोग कम हैं, न्यू ईयर को सेलिब्रेट करने वाले लोग ज़्यादा है। ये क्या है? ये पाश्चात्य सभ्यता के अंधानुकरण का ही तो कुपरिणाम है। हमने अपनी मूल पहचान को खो दिया और उसकी वजह आज की शिक्षा प्रणाली जो पूरी की पूरी व्यवस्था है। अब तो लोगों को हिंदी के माह का भी पता नहीं होगा। कितने बच्चे हैं, बच्चे क्या बड़े को भी चैत बैसाख जेठ आषाढ़ का पता हो, 12 महीने के नाम पता है क्या? हाँ देखो एक बच्चे को पता है। हाँ महाराज जी ने सिखाया, बहुत बढ़िया। हाँ अच्छा पहले दिन पढ़ाया, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। बेटा बताओ तो हमारी सांस्कृतिक निष्ठा कहाँ जा रही? कई छोटी छोटी बातें हैं जो नोटिस में लेने की है। आज आप किसी भी व्यक्ति के कमीज पर, जैसे आप लोग टी शर्ट बोलते हैं, भारत लिखा नहीं देखोगे, यूएस लिखा मिलेगा, लंदन लिखा मिलेगा और न जाने क्या क्या लिखा मिलेगा। क्यों? पैसे दे के खरीदे हो और विज्ञापन किसका कर रहे हो? सबसे महत्वपूर्ण है निष्ठा। आज के दिन में मैं एक ही संदेश देना चाहता हूं, वह है अपनी सांस्कृतिक निष्ठा को जगाने के संकल्प का। हमारे पास जब तक निष्ठा है तब तक सब कुछ है। और अपनी सांस्कृतिक निष्ठा को अगर कायम रखना चाहते हो तो 4 बातों पर पूरा ध्यान रखें। पहला, अपनी भाषा। अपनी भाषा होनी चाहिए। भाषा में संस्कृति का प्रवाह होता है। अगर अपनी पहचान बनाए रखना चाहते हो तो अपनी भाषा को सुरक्षित रखो। जब तक भाषा है तब तक संस्कृति है। आज सबसे ज़्यादा हमारी भाषा पर आघात पहुंचा है और लोग अपनी भाषा ही भूल गए और अब अपनी मातृभाषा बोलने की जगह अंग्रेजी बोलने में लोग ज़्यादा गौरवान्वित महसूस करते हैं। क्यों? अपनी मातृभाषा के प्रति तुम्हारा गौरव होना चाहिए। हम ये संकल्प ले कि जहाँ हमारी भाषा समझने वाले लोग हों हम वहाँ मातृभाषा का ही प्रयोग करेंगे। जहाँ उस भाषा को न समझे वहाँ दूसरी भाषा का प्रयोग करेंगे। बोलो, जब सामने वाला हिंदी समझने के लिए सक्षम है तो अंग्रेजी बोलने की क्या जरूरत? हाँ नहीं, लेग टच करो। महाराज जी का क्या करो? लेग टच करो। वाह रे वाह,
ये क्या है? बच्चे को आप कहाँ ले जा रही हो? बेटे चरण स्पर्श करो, ये बोलो ना। ध्यान रखना, लेक तो जानवर का भी होता है, चरण केवल मनुष्य के होते हैं। आप कर क्या रहे हो? हमारी भाषा की समृद्धि को पहचानो। अंग्रेजी में तो दरिद्रता है, हमारा अपार शब्दकोश है। एक संकल्प ले, जितने लोग यहां उपस्थित और जो लोग घरों में बैठे हैं, जहां हमारा काम हमारी भाषा से नहीं चलेगा वहीं दूसरी भाषा का प्रयोग करेंगे। अपनी भाषा, मातृभाषा का गौरव होना चाहिए, ठीक है। फिर भूमि, मातृभूमि का गौरव, मातृभूमि के प्रति गौरव रखो। हमारी मातृभूमि, जिस जन्मभूमि में हमने जहां जन्म लिया, उसके प्रति हमारा रोम रोम समर्पित होना चाहिए। हमारे यहाँ तो कहा गया, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। अपने देश के प्रति जब तक तुम्हारे हृदय में श्रद्धा नहीं होगा, तब तक हम अपनी संस्कृति का विकास नहीं कर पाएंगे। तो एक संकल्प, हम ऐसा कोई कृत्य नहीं करें जिससे हमारी मातृभूमि को क्षति पहुंचती हो, और हमें हमेशा ऐसा काम करना जिससे हमारी मातृभूमि का गौरव बढ़ता हो। ये संकल्प लीजिए, हम उसी अनुरूप परंपरा को आगे बढ़ाएं। आज के नववर्ष की बात हमारी मातृभूमि के गौरव को बढ़ाने वाली बात, जिसका संबंध हमारी संस्कृति से, जो हमसे जुड़े हुए हैं, हम उनके लिए कोई उत्सव नहीं, और जिनका हमसे कोई लेना देना नहीं, जिनने हमारी धर्म, जिनने हमारी संस्कृति पर आघात पहुंचाया, जो आज भी हमारे देश को कमज़ोर कर रहे हैं, उनके नाम पर सब कुछ करने के लिए तैयार हो। ये कौन सी मानसिकता? हाँ, और सबसे ज़्यादा हमारे बुद्धिजीवी मना रहे, ये पढ़े लिखे लोग सब बंटाधार। ये सब अंग्रेजी माध्यम में पढ़ने के कारण लोगों की मानसिकता ऐसी हो गई। ये मानसिकता बदलनी चाहिए। मातृभूमि के प्रति जुड़ाव होना चाहिए। मैं बच्चों से भी कहता हूँ, अपने देश के प्रति प्रेम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो पूरा समर्पण, अपनी भाषा, अपनी भूमि, फिर भोजन। क्या है? अपने देश का भोजन। अब विदेशी भोजन के प्रति बहुत तेजी से रुझान बढ़ रहा है। अब तो हमने सुना समोसा कचौड़ी खाने वाले लोग नहीं है, पिज्जा बर्गर वाले लोग ही ज़्यादा हो गए हैं। पिज्जा बर्गर और नूडल्स खाने वाले लोग ज़्यादा हो गए हैं, और बीमारियां ग्रसित कर रही है ना। जितने भी फास्ट फूड है वो हमारे शरीर के अनुकूल नहीं है। पता नहीं आजकल आप लोग क्या क्या खाने लगे, जो पूरे शरीर को बर्बाद कर रहा है। देसी भोजन करो, जो तुम्हारे शरीर को लगेगा। शोध बताते हैं, जहाँ की जैसी जलवायु होती है उसके अनुरूप किया गया खान पान शरीर को लगता है। भारतीय व्यंजन में भारतीयता प्रकट होगी, उसको आप कीजिए। विदेशी आता है, वो कढ़ी चाट के खाता है, उंगली चाटता है ना। और देखो वो लोग तो पेटेंट बना रहे हैं हमारी कढ़ी जैसी चीज का, और तुम लोग पिज्जा बर्गर में जा रहे हैं जिसका कोई सार ही नहीं। ये चीजें ठीक नहीं है। एक संकल्प लीजिए, हमें अपने देश स्वदेशी को बढ़ावा देना है। और फिर भूषा, अपने परिधान भारतीय वस्त्र को तुम्हारे अंदर, तुम्हें देखकर एक भारतीय का दर्शन हो, ऐसा तुम्हारा, ऐसी तुम्हारी बोली होनी चाहिए, ऐसी तुम्हारी भाषा होनी चाहिए, ऐसे तुम्हारा भोजन होना चाहिए, ऐसे तुम्हारा पहनावा होना चाहिए, तब सांस्कृतिक निष्ठा होगी। एक सज्जन ने बताया, उनका बेटा लंदन
में पढ़ने गया, वहीं उसकी जॉब लगी। लंदन की एक बड़ी कंपनी में जॉब है, लेकिन वो वहाँ रहा, अपने हाथ से बनाया खाया, सादगी प्रिय था। 3 साल में उसे उस कंपनी का सीईओ बना दिया गया। 3 साल में सीईओ के लेवल पर पहुंच गया। सीईओ एकदम चीफ हो गया। और उसके कंपनी के मालिक ने कहा कि मैं तुमसे इसलिए प्रभावित हूं क्योंकि तुम में मुझे भारत के दर्शन होते हैं। मैं तुमसे इसलिए प्रभावित हूं कि तुम में भारत के दर्शन होते हैं। तुमने यहां आकर हमारी कॉपी नहीं की, यहां आकर के भी तुमने अपनी मूल पहचान को बनाए रखा, और जो मनुष्य अपने मूल की पहचान बनाए रखता है वही कुछ मौलिक प्रदान कर सकता है। बाकी तो जितने सब उनके हिसाब से चल रहे हैं। मैं तुमसे इसलिए प्रभावित हूं, आप अपनी मौलिकता को कभी मत खोइए, अपने आप को कहीं कमतर मत आंकिए, अपनी चीज़ को अपने साथ जोड़ कर रखिए। इसलिए अपने परिधान पर भी ध्यान रखें। सब कुछ पश्चिमी वेस्टर्न होना अच्छी बात नहीं है। हम तो कहेंगे माता बहनों से और भाइयों से भी, अपने परिधान को देखो। धोती कुर्ता पहनने का कम से कम महीने में 1 दिन तो अभ्यास करो। क्यों खो रहे हो? मंदिर में तो तुम हो। क्या एक दिन हम बाहर निकल के धोती कुर्ता पहन के नहीं घूम सकते? अटल बिहारी वाजपेयी तो प्रधानमंत्री होने तक धोती कुर्ता में ही अपने आप को रखा कि नहीं रखा? हाँ, हम लोग क्यों बंद कर रहे हैं इसे? बात छोटी है, परिणाम बड़ा है। अपनी पहचान को बनाए रखने की जिम्मेदारी हमारी है। आज भी दक्षिण में लुंगी वाले लोग मिल जाएंगे, पर उत्तर वाले लोग सब जेंटलमैन बनने लगे। क्यों? वहां मिलेंगे। तो हमें आज ये संकल्प लेना है, नववर्ष के दिन भारतीय संस्कृति को और भारतीयता को सुरक्षित बनाए रखने का। सुनिश्चित उसका सुपरिणाम निकलेगा। आज एक बहुत अच्छा सुयोग बन गया। नववर्ष के दिन एक व्यक्ति के निमित्त से इतने बच्चों का भला हो गया। एक परिवार बाहर से आया था, वो अपने बच्चों का संस्कार कराना चाहता था। महाराज जी से चर्चा हुई, हमने कहा भैया चलो जितने हो जाए, पर इतनी संक्षिप्त सूचना पर इतने सारे बच्चे उत्साहित होकर के आज ये संकल्प किए। ये बिना उत्सव के महोत्सव हो गया। बहुत अच्छा निमित्त बना। और मैं आपको बताऊं, इन सब का बच्चों पर बहुत गहरा असर पड़ता है। कई बच्चे जिनने 10 साल 12 साल पहले संस्कार कराए, आज 20 साल 22 साल के बच्चे हो गए। वे बच्चे आके कहते हैं महाराज हमने आपसे संस्कार करवाया था, हमारा जीवन सुरक्षित है, हम आपके चरणों में आभार व्यक्त करते हैं। ऐसा भी लोगों ने बोला कि आपसे लिए गए संकल्प और संस्कार से हम अपने आप को सुरक्षित बचा रखें। तुम सब बच्चों ने आज जो संकल्प लिया है वो संकल्प पक्का रहना चाहिए। हम जैन हैं, सच्चे जैन हैं, पक्के जैन हैं। हमें खुद जैन धर्म का पालन करना है और आगे चलकर जैन धर्म की ध्वजा पताका को दिग दिगंत तक फैलाना है। ये संकल्प तुम लोगों का होना चाहिए। दृढ़ संकल्प हो, वज्र संकल्प हो। और बच्चों के अभिभावकों से मैं कहूँगा कि बच्चों के इन संस्कारों को सुदृढ़ करने का सत्प्रयत्न आप सबको करना चाहिए। मैं सभी बच्चों को अपनी तरफ से और सब महाराजों की तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ कि तुम लोगों का जीवन ऐसे ही फले फूले और जीवन आगे बढ़े। इसके साथ ही यहाँ पाठशाला चलती थी, प्रामाणिक पाठशाला, बहुत व्यवस्थित पाठशाला यहाँ चल रही है। जो लोग पाठशाला में अध्यापन का कार्य करा रहे हैं वो लोग भी बहुत व्यवस्थित करा रहे हैं, पर महाराज लोगों के प्रेरणा से सानिध्य पाकर उसे और अपग्रेड करने की योजना बनाई गई। उस योजना के तहत आज उसके कलश रखने का, जो कलश आज यहाँ रखा जाएगा, और इस कलश को रखे जाने के बाद साल भर इसके माध्यम से
उसकी व्यवस्था होगी। प्रतिवर्ष आप लोग एक परिवार के द्वारा कलश रखने की व्यवस्था करें। अगले वर्ष साल पूरा होने के बाद आज जिन्हें ये सौभाग्य मिले उनके घर कलश पहुंचाएंगे और नए परिवार को कलश देने का अवसर देंगे। माने ये कलश रखने वाला उस पाठशाला के साल भर संचालन का पुण्यार्जक होगा। मैं आप सबसे कहता हूँ, मंदिर में पूजा पाठ के लिए दान देना, भगवान विराजमान करना एक तरफ, पर इन बच्चों को भगवान बनने के रास्ते पे लगाना एक तरफ, ये उससे बड़ा काम है। ये पाठशाला एक बहुत पुनीत यज्ञ है। जो भी परिवार इसमें आज जुड़ रहे हैं उनका ये बड़ा सौभाग्य है। मुझे नहीं मालूम तय हो गया या तय करना है, जो भी हो, लेकिन इसे व्यवस्थित करें। और पाठशाला के संचालन में लोग जुड़े हैं, टेक्नोलॉजी से जुड़े बहुओं को और बेटियों को जोड़े। गुणायतन परिवार द्वारा भोपाल में बड़ी सार्थक पहल की गई है, जिसमें बच्चों को संस्कार युक्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का मौका मिल रहा है। ये बच्चों की व्यवस्था की गई है, जिसमें 6वीं 7वीं के बच्चे इस साल लिए जाएंगे और 11वीं 12वीं और सीए फाउंडेशन के बच्चों को यहाँ रखा जाएगा। ये मेधावी छात्रों को प्रावीण्य के आधार पर उसे प्रविष्टि मिलेगी। पूरे देश भर से प्रविष्टियाँ आएगी। प्रत्येक कक्षा में मात्र 30-30 बच्चों का ही चयन होगा और चयनित बच्चे वे होंगे जो अपनी प्रतिभा के बल पर चुने जाएंगे और उनको एक प्रकार की स्कॉलरशिप दी जाएगी। ये छात्रवृत्ति के तहत पढ़ेंगे। गुणायतन के समाज कल्याण की दिशा में एक बहुत अच्छी पहल है और ये सार्थक पहल है। इसकी शुरुआत भोपाल से हो रही है। ये भोपाल वालों के लिए बहुत गौरव का विषय है। इसके लिए गुणायतन के साथ विद्यासागर इंस्टीट्यूट और सेज और एपीटी, इन तीनों को भी मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। एक आदर्श और व्यवस्थित दिनचर्या का लक्ष्य प्राप्ति में बहुत बड़ा योगदान होता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे गुणायतन परिवार।